भारती। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी हमारे श्रोताओं को, सखियों को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ ठंड बढ़ गई ना? मतलब ठंड तो बड़ी है, लेकिन ये जो खुशी का माहौल चल रहा है ना आजकल, उसकी वजह से कहीं ठंडक कम लग रही है, हमें लग रहा है ना। बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं हम लोग, खूब घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हाँ। शुभकामनाएं दे रहे हैं एक दूसरे को। और बुआ इतनी ठंड के बावजूद जो लोगों का जोश है, उमंग है पार्टी मनाने का या खुशियों को सेलिब्रेट करने का, हाँ। देखिए ना, वो कम नहीं होता। अरे क्यों कम हो भाई, हम तो इंतजार करते हैं कि कोई भी मौका आए तो खूब मनाया जाए, खूब खुशियां एक दूसरे के साथ बांटी जाए, और मौका मिले तो भाई सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाए। तो नया साल ऐसा ही तो मौका होता है बुआ, नई खुशियां होती हैं, नए सपने होते हैं, ढेर सारी मंगे लेकर आता है नया। जी हाँ, और सभी लोग उसी तरह से उसको मना रहे हैं। लेकिन आज हम किस तरह से सखी सहेली कार्यक्रम मनाने वाले हैं? आज जन्मदिन हम मनाएंगे सावित्रीबाई फुले का। जी हाँ, सखी विशेष में हम उनकी चर्चा करेंगे, और जो और बातें हैं, दादी माँ के नुस्खे की अगर हम बात करें तो भुना हुआ चना खा लिया जाएगा। हाँ भाई, बड़ा प्रोटीन और फाइबर, बहुत सारी चीजों से युक्त ये है अनाज, और बड़ा फायदेमंद है, स्वादिष्ट बहुत होता है। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को तो चना पसंद होता है, लेकिन साथ साथ खिलौने भी चाहिए उनको। हाँ, चना तो जब दांत आएगा तब खाएंगे, लेकिन खिलौने तो भाई वो पैदा हुए उनके पास खिलौनों के बस शुरू, और खिलौनों से अलग करके देखना ही मुश्किल है बच्चों को। जी हाँ, तो आज गीत मंजरी का हमारा विषय है खिलौने। लेकिन आज नया साल, नई उमंगे, नई खुशियां, नए सपने, ये भी बात करेंगे। बुआ नया साल शुरू हो गया, लेकिन नजारों में अभी तक वो जो उमंग, जो खुशबू बिखरी हुई है ना, बसी हुई है, और बसी रहे, यही तो कामना करते हैं हम लोग। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि हर जगह नया साल अलग अलग दिन मनाया जाता है, और हमारे देश की तो खूबी ही यही है ना, विविधता में एकता। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं। बिल्कुल। यूं तो जनवरी से हमने मनाया, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर है वहाँ चैत्र से हम नया साल मनाते हैं। बिल्कुल। अब बुआ देखो ना, चैत्र के हिसाब से अगर हम चलें तो हम 10वें महीने में है, क्योंकि पौष का महीना है जी। लेकिन वैसे जनवरी है तो पहला महीना है। बिल्कुल, जनवरी है, पहला महीना है। और अगर हम लोग भाई सब चीजें इतनी घुली मिली है ना कि बहुत अलग करके देखा नहीं जा सकता। क्योंकि भाई अब हम जन्मदिन तो इसी तिथि से मना लेते हैं, स्कूल भी इसी तिथि से खुलता है, तो भाई इसको भी याद रखना उतना ही जरूरी है। ये भी हमारे संग हर समय चलता है, बहार की तरह। जैसे अभी गीत हमने सुना, तो कुछ ऐसे ही हमारी जिंदगी में रचा बसा है, कुछ बहार की तरह है तो कुछ गुनगुनाते रहते हैं। अब जैसे व्यापारी वर्ग जो है वो दीपावली पर बनाते हैं, क्योंकि भाई बही खाता खुलता है। हाँ, उनका नया बही खाता तब शुरू करते हैं। और इसी तरह से मार्च के बाद में जब वित्तीय वर्ष बंद हो जाता है तो 1 अप्रैल से नया साल, जो वित्तीय वर्ष है, उसकी शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, आर्थिक जो है वर्ष कहते हैं ना, कि पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है हमारे देश का बजट इसी दिन से बनता है। तो सब कुछ नया ही नया है, और ये मनाने की बात है, और पूरी दुनिया में। लेकिन ये जो 1 जनवरी है जो मना रहे हैं हम लोग, जिसको कह सकते हैं कि जब हम कैलेंडर बदल जाता है, हर कमरे का कैलेंडर बदल जाता है और नया कैलेंडर आके टंग जाता है। लेकिन थोड़े दिन पुराने वाले को भी हम लोग रखते हैं कि क्या पता पुराना कुछ देखना पड़ जाए। ऐसे थोड़ी पुराने वाले को एकदम से छोड़ देंगे ना। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुछ हम चीजें पीछे छोड़ आए हैं। कुछ हिसाब किताब हो सकता है, कुछ काम की चीजें हो सकती हैं, कहीं जाना आना हमारा जो तय था उसकी बातें हो सकती हैं। तो कुछ दिन तो हमें वो संभाल कर रखना ही होता है। याद रखना पड़ता है कि पिछले 25 दिसंबर को क्या किया था। तो भाई 31 दिसंबर की अगर बात करें तो अलग अलग जगह में लोगों समूह में इकट्ठा हुए, खूब पार्टियां की, खूब जश्न मनाया, और 12 बजने के बाद ढेर सारी शुभकामनाओं का जो है वो सिलसिला इस तरह से जारी हो गया कि लोगों के फोन ही नहीं मिल रहे थे। और एक होड़ जो लग जाती है कि सबसे पहले हम उन्हें जन्मदिन की, ये नए साल की बधाई दें। तो बधाई देने के चक्कर में जो फोन लाइनें हैं वो इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि किसी से बात करना दूभर हो जाता है भाई। क्योंकि नई उम्मीदें होती हैं, नए सपने होते हैं, नए लक्ष्य होते हैं, नए नए विचार होते हैं, और इसके साथ साथ ही तो स्वागत किया जाता है नए साल का। और कोशिश ये रहती है कि जितने भी हमारे सपने हों, जो उम्मीदें हों, वो सब पूरी हो जाएं। क्योंकि बुआ हम ऐसा मानते भी हैं ना कि ये नई शुरुआत है, पहले दिन जो हम काम करेंगे वो पूरे साल हमारे साथ चलेगा। तो इसीलिए इस पहला दिन जब रहता है तो हम नए उत्साह से मनाते हैं, नई नई खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, और
हम तो यही कामना करते हैं कि पहले दिन आपने जो संकल्प लिए वो आपके जरूर पूरे हों। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो संकल्प नहीं लेते क्योंकि उन्हें मालूम है वो पूरा नहीं कर पाते। तो भाई आप यही संकल्प ले लीजिए कि जो नहीं संकल्प लेंगे वो पूरा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो अगर संकल्प लेंगे वो जरूर पूरा करेंगे, है ना। तो वो भले ही आप अगले महीने लें। तो एक बात यह है कि मतलब जब आप आगे बढ़ने की सीख लें या सबक लें, खुद से एक संकल्प लें कि हमें ये करना है, तो उसको पूरा जरूर करें, है ना। बिल्कुल। और जो साल बीत गया उससे हम सीख ले सकते हैं ना बुआ कि हमने क्या क्या सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे, नहीं हो पाया, तो अब शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि हो सकता है हमने जिस तरह से सोचा उस तरीके से उसकी जो प्लानिंग होती है वो सही की या कुछ और भी अड़चने आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि सबके लिए आप ही जिम्मेदार हो। तो उन सबको इस बार थोड़ा किनारे करके देखें और फिर नए सिरे से शुरुआत करें। यूं तो चंचल क्या होता है कि कुछ भी छूटता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन जब ये इस तरीके से नया साल आता है तो पुराना साल जब छूटता है तो दुख कम होता है, आगे आने वाले की खुशी जो है वो बहुत ज्यादा होती है ना। वो जो कहते हैं ना कि हर अंत जो है वो एक नई शुरुआत भी होती है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल। और देखो इसीलिए तो जब हमारे प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि जो ढलता हुआ सूरज है और जो उगता हुआ सूरज है वो एकदम एक सा लगता है, यानी कि वो लालिमा वैसी ही देता है। तो आप चाहे अस्त हो रहे हो या उदित हो रहे हो, खुश आपको उतना ही रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपने पार्टी मनाई तो ही नए साल की शुरुआत हुई। कितने लोगों ने मंदिर जाके शुरुआत की, कुछ लोगों ने योगा किया, कुछ लोगों ने अपने बड़ों के साथ वक्त बिताया, कुछ लोगों ने दोस्तों के साथ मनाया। हर एक का खुशी को मनाने का तरीका अलग होता है। बस आपने जो नए सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करें। और हम यही चाहते हैं कि हर एक के जीवन में नई नई खुशियां हों और इसी तरह से उमंग में वो पूरा साल रहे। बिल्कुल, उमंग में पूरा साल रहें, हमारे साथ बने रहें, कोई झोली खाली ना रहे बुआ। हम तो यही चाहते हैं ना। बिल्कुल। और देखो ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि साल बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो तो नई बात बने। क्या बात है। और वैसे भी सोच बदलो तो नई बात बने, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे एक साथी और भी लिखते हैं कि संकल्प लीजिए, अपनी इनर पावर को समझिए, उम्मीद करिए, तो बहुत अच्छी बात है। आशा कहती है एक बार कोशिश तो करो। और यही लिखती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ये इस तरह से देखने का नजरिया अगर हम नए साल में रखें या आने वाले दिनों में तो कितना अच्छा हो। और यही सोच जब होती है ना तो हम कार्यक्रम में ऐसे लोगों को शामिल करते हैं या उनके बारे में बताते हैं, जैसे आज हम बताने जा रहे हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में, जिन्होंने ऐसे काम किए या ऐसी सोच को अंजाम दिया जिसे करना वाकई में बहुत बड़ी बात थी। एक मिसाल उन्होंने कायम कर दी। देश की पहली महिला शिक्षक, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, इस रूप में हम उन्हें जानते हैं। और आज उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं विविध भारती में। भारत के पहले कन्या विद्यालय की भी वो प्रधानाचार्य थी और उन्होंने पहले किसान स्कूल की स्थापना की और साथ ही वो एक कवयित्री भी थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों के क्षेत्र में बहुत सारे उल्लेखनीय काम किए। बुआ, ये सतारा में एक छोटा सा गांव है, नायगांव। यहीं पर 3 जनवरी 1831 को ये जन्मी और इनके पिताजी के नाम था खंडोजी राव पाटिल, माता जी का नाम लक्ष्मी था। और 9 साल की छोटी सी उम्र थी, क्योंकि उस समय छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाती, तो इनका भी विवाह हो गया, जिनका हमने जिक्र किया ज्योतिराव गोविंदराव जी से। और उस समय उनके जो पति थे उनकी 13 साल की उम्र थी और ये पुणे के रहने वाले थे। और इतनी सी कम उम्र में, ठीक है उस समय तो लगता है कि सामान्य सी बात थी ना, तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि 1831 की बात है, सोचो उस समय के जन्म की बात है। और जब इनकी शादी हुई तो वो ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। दूसरी तरफ उनके पति जो थे ज्योतिराव फुले उस समय 3री कक्षा तक ही पढ़े थे। सावित्रीबाई का सपना था कि वो खूब पढ़े लिखें, लेकिन उस समय समाज की मूल धारा में अन्य लोगों के साथ बहुत सारे भेदभाव थे और महिलाओं के लिए तो खासतौर से शिक्षा ग्रहण करना बहुत दूर की बात थी, बहुत सारी पाबंदियां थी। और अच्छा, ऐसे में सपना देखना कितना मुश्किल काम है ना। बिल्कुल सही बात है। कितने सारे विरोध लोगों के झेलने पड़ते हैं, परिस्थितियां बड़ी विषम रहती हैं। और ऐसे ही तो हुआ जब परिवार के लोग भी साथ नहीं देते। एक दिन हुआ ये कि वो एक अंग्रेजी की किताब को लेकर हाथ में उनके थी, तो उनके पिताजी ने देख लिया और उनके हाथ से वो किताब ले ली। और उनके पिता ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत तुम्हें नहीं है। लेकिन सावित्रीबाई, उन्होंने चुपचाप वो किताब ली, वापस आ गई और मन में ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो शिक्षा जरूर ग्रहण करूंगी। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति की प्रेरणा से 1841 में अपनी शिक्षा की शुरुआत की और
बहुत तरह के विरोध और बाधाओं के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। बहुत सारे मतलब कहना चाहिए कड़े संघर्ष और अपने दृढ़ निश्चय के कारण ही वो अपनी शिक्षा पूरी कर पाई। और ये उनकी सच्ची लगन और मेहनत ही थी ना कि एक दिन उन्होंने खुद पढ़ लिख कर अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय कर लिया। बिल्कुल बुआ, जब उन्हें लगा कि भाई मैंने शिक्षा ग्रहण की तो बाकी लड़कियां जिनके लिए बहुत सारी पाबंदियां, उन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए। समाज ने बड़ी आलोचना की, हर जगह आलोचना हुई, परिस्थितियां सही नहीं थी, उनके साथ नहीं थी, विपरीत चल रही थी। लेकिन सब चीज़ों का सामना करते हुए उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब इजाज़त नहीं मिलती थी लड़कियों को, और ऐसा कदम उठाने के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल थी उनकी। तो पहला स्कूल उन्होंने जो खोला वो 1848 में पुणे के भिड़े के बाड़े में ये खोला था, और इसी वजह से उन्हें पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना भी गया। और एक के बाद वो रुकी नहीं, एक के बाद एक 18 स्कूल उन्होंने लड़कियों के लिए खोले। मतलब 18 स्कूल का निर्माण करवाना आसान नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल तो आप खोल लो, लेकिन जहां लड़कियों के पढ़ने पर पाबंदी हो वहां उनको घर से निकाल के लाना और लोगों को मनाना कि भाई पढ़ाओ, ये बहुत बड़ी बात थी। तो सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की और अपने पति के सहयोग से कई समाज सुधार के काम किए। अपना पूरा जीवन ही उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संघर्ष में लगा दिया था। और जो उन्होंने काम किया उसी में एक ये काम भी आता है कि सत्य शोधक समाज, इसकी उन्होंने स्थापना की। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तकलीफें भी जिंदगी में आती हैं, तो ऐसा ही हुआ उनके साथ भी। 1887 में उनके पति ज्योतिबा फुले जो थे, उनको पक्षाघात, जिसे हम लकवा पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, वो उससे ग्रसित हो गए और उनका दायां जो अंग था, हाथ था, वो सुन्न हो गया। लेकिन वो दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रही और 3 साल के बाद यानी कि 28 नवंबर 1890 उस दिन वो उनका साथ छोड़कर चले गए। सावित्रीबाई ने यशवंत नाम के एक नन्हे से बालक को गोद लिया और उन्होंने यशवंत को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाया। 1897 में पुणे और यहाँ के आसपास के परिसर में प्लेग नामक बीमारी का प्रकोप बढ़ा। तब तक यशवंत राव भी एक डॉक्टर बन चुके थे। अपने पुत्र के साथ मिलकर प्लेग रोगियों के लिए उन्होंने दवाखाना खोला और उनकी सेवा में लगातार जुटी रहीं। और बुआ लगातार वो जब जुटी रहीं तो ऐसा करने पर वो खुद भी इस बीमारी के चपेट में आ गई थी और ज़्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 66 साल की ही वो थी। और बस 10 मार्च 1897 का वो दिन आया जिसे हम कह सकते हैं कि इतनी मशहूर शख्सियत या जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, हमारे बीच से चली गई। और इतने कम उम्र में ये इतना कुछ कर गई कि मतलब कहना चाहिए ना कि बेमिसाल काम कर गई। उसके संग संग केवल पढ़ा नहीं, 18 स्कूल नहीं खोले, बल्कि मतलब इन सब को करने के साथ साथ कविता संग्रह भी लिखे जिनके नाम है काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। ये कह सकते ना कि मतलब साहित्य में इतनी रुचि थी। कविता संग्रह लिखने के बाद समाज सेवा करना, खुद पढ़ना पढ़ाना, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं ना दुरूह काम किया उन्होंने। अब कुछ अलग बात हो जाए, मैंने कि खाने पीने की बात हो जाए। सर्दियों के दिन है और खाने पीने के तो यही दिन होते हैं जिसमें दिन होते हैं। लेकिन ये जो तुम आज बताने जा रही हो ना, मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं चने की, तो सर्दियों में भी खाया जाता है, गर्मी में भी खाया जाता है। ये ऐसी चीज है जो हर मौसम में मुफीद है और हर उम्र के लिए अच्छी है। मतलब क्या कहा जाए, अब पहले ही बता दो इसके बारे में ढेर सारी बात। स्वास्थ्य के लिए बड़ी सेहतमंद चीज है ये, और बहुत सारे क्योंकि पोषक तत्व इसमें होते हैं तो बहुत सारे लाभ भी हमें इससे मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन, यानी कितनी सारी चीजें हैं। और ये सब वो चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी चीजें होती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट तत्व के साथ साथ फाइटो न्यूट्रिएंट्स और फाइटो एस्ट्रोजन जैसे गुण भी इसमें होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन के स्तर को भी नियंत्रण में रखता है। और भुने चने तभी लाभ पहुंचाते हैं बुआ जब सही समय पे या सही मात्रा में हम इनको खाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। चीजें तो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं लेकिन हम उन्हें बिगाड़ देते हैं। तो भाई इनका सेवन अगर करना है तो वैसे तो किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर भुने हुए चने का सेवन करना है तो सुबह नाश्ते से पहले कर लीजिए और ये उस समय जो है अनगिनत लाभ पहुंचाता है। और बहुत सारे लोग अपने जो वजन को कम करने में लगे हुए हैं तो वो भी इसका सेवन करते हैं। अपनी डाइट में जब वो बदलाव करते हैं या कोई खाने में कटौती करते हैं तो उस समय भुने हुए चने का सेवन वो कर सकते हैं, क्योंकि भाई डाइट में कटौती करेंगे तो भूखे रहना तो सही नहीं होता। वो तो सही हो चाहे नहीं हो, पेट कहाँ मानता है और न मन मानता है। देखो भाई, है ना, ऐसे समय में आप चने का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है बुआ और भूख पर नियंत्रण करने में
बिल्कुल मदद कर देगा, मदद कर देगा। और स्वाद अच्छा रहता है तो आपको ये भी नहीं लगता है कि अरे क्या खा रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी जैसे सलाद वलाद कुछ खाओ जैसे तो ठंडा ठंडा आजकल नहीं मन करता है, और चना भुना हुआ है तो अच्छा लगता है। थोड़ी सी आप उसके संग नमक हरी मिर्च भी ले सकते हैं तो स्वाद में और इजाफा हो जाएगा। पाचन तंत्र को बेहतर रखने और पेट की बहुत सारी समस्याओं को दूर भी करता है भुना हुआ चना, और एक अच्छा विकल्प है इसके लिए। और इसके अंदर फाइबर तो हम सब जानते ही हैं है ही बहुत, और नहीं चाहते तो आप उसका छिलका उतार के खाइए। इसमें कैलोरी तो कम है, इसके संग संग प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए जो शारीरिक यानी कि जो कहना है मसल्स वाली बात करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो बुआ देखिए ना, इस पर हमारे एक सुनने वाले हैं, वो क्या लिखते हैं क्या कि भुने चने को फुटाने भी कहते हैं ना, तो हाँ। फुटाने के बड़े फायदे हैं, इसलिए भुने चने का सत्तू भी बनाते हैं। ये गर्मियों के दिनों की बात हो गई, ठंड के दिन की बात नहीं। तो सत्तू भी बनता है जो पेट के लिए बड़ा लाभप्रद होता है, और ऐसा मैंने सुना है कि गैस्ट्रिक अल्सर में भी ये फायदा करता है। लेकिन यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि किसी उपचार में इसको ना समझें, और अगर उपचार की जगह लेना है तो न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं या डाइटिशियन जो होते हैं उनसे सलाह ले लीजिए। भुने चने खाने से दांत और मसूड़ों का व्यायाम हो जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कड़क चना आ गया तो जिनके दांत कमजोर है उन्हें थोड़ा नुकसान भी इससे संभल कर खाइए, थोड़ा नहीं पूरा उड़ जाएगा दांत। और छिलके सहित खाना चाहिए क्योंकि इसके छिलकों में बहुत फाइबर होता है और ये कब्जियत को भी दूर करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वही बात है ना, आप गर्मियों में जैसे इसका सत्तू खाएंगे, लेकिन अगर इस समय आपको खाना है तो आप बाटी के अंदर इसको भर के खा सकते हैं, या इसके पराठे भी बना के खा सकते हैं जो चने का सत्तू अगर बनाते हैं तो, है ना। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली जी, और हम बात कर रहे हैं भुने हुए चने की। बुआ, इसमें रोग प्रतिकारक शक्ति भी है और शरीर को ऊर्जावान और सक्रिय भी ये रखता है। जी हाँ। और जिस तरह से हम कहते हैं कि कई लोगों के लिए फायदेमंद है, तो जिन्हें उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित हैं, जिन्हें है हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये नियंत्रण में रखता है, और रक्त की जो नलिकाएं हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट को सुचारू रूप से कार्य करवाता है। और कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, हड्डियों को मजबूत करता है, सीधे सीधे दांत को मजबूत करता है जब हम चबाते हैं तब, और इसके संग संग कैल्शियम भी पहुंचाता है, और जाहिर है कि हमारी जो हड्डियां हैं इसको मजबूत बनाता है, और ये जो है ना कि बोन मैरो को भी ये स्वस्थ रखता है। भुने हुए चने का सेवन करने से एनीमिया की शिकायत दूर होती है क्योंकि इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। और बुआ, जो हमारे कई युवा हैं जो दूर दराज रहकर या तो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी के लिए गए हैं, वो बाहर के खाने पे निर्भर रहते हैं, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित हो जाता है। उन्हें थकान या कमजोरी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इससे बचने के लिए भी एक विकल्प के रूप में वो भुने चने का सेवन कर सकते हैं, और शारीरिक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। नाश्ते में एक गिलास दूध के साथ या फिर शहद के साथ पीने से कहते हैं कि पुरुषों की जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ती है, कमजोरी और थकान दूर होती है। भुने चने का आटा बनाकर उसको पीस कर हम हलवा भी बनाकर खा सकते हैं, तो अस्थमा, कफ, खांसी जैसी समस्याएं भी। हाँ, क्या बात है। तो थकान और कमजोरी अगर महसूस होती है तो रोजाना आप सुबह खाली पेट खा लें। और सबसे आसान बात यह ना चंचल बेटे, जैसे तुमने कहा कि जो पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाहर हैं, तो ये आप रखा है सूखी चीज, आप एक मुट्ठी निकालिए, खा लीजिए, खराब नहीं होता, घी तेल नहीं पड़ता, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बहुत स्वाद अगर बदलना है उसमें तो थोड़ा सा आप कोई तेल, सरसों का तेल जो भी आप डाल के उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल के खा सकते हैं, तो प्रोटीन तो मिलेगा ही, आपकी जो मांसपेशियां मजबूत होंगी। इसके संग संग जब पाचन शक्ति सही रहेगी तो बवासीर जैसी समस्या जो है वो भी नहीं होगी, कभी सांस लेने में परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। तो जाहिर है कुल मिलाकर कहना चाहिए कि हृदय से लेकर हमारे शरीर के हर अंग के लिए बहुत सहायक है ये। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए छाछ, दूध, गुड़, किशमिश ऐसी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। हाँ। और हम फायदे ही फायदे बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों के नुकसान भी हो सकते हैं। तो भुना चना वो चीज है जो फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान आपको नहीं देगा। नुकसान तभी देगा जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे या तो फिर गलत तरीके से गलत समय पर इसे खा लेंगे। फिर भी विशेषज्ञ कहते हैं कि हर शरीर की तासीर है वो अलग अलग होती है, इसलिए अपनी डाइट में अगर आप भुने चने को शामिल करते हैं तो डाइटिशियन से इसकी मात्रा कितनी लेनी है इसके बारे में जान लेना जरूरी होता है। बिल्कुल। और अगर आप मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि आहार विशेषज्ञ से तो बात करें ही, लेकिन आप खुद अपने विशेषज्ञ भी हैं। अगर आपको नुकसान कर रहा है तो आप किसी के कहने पर न जाएं, क्योंकि जैसे आंवले की अगर हम बात करते हैं, कुछ लोगों को आंवला अच्छा रहता है और सर्दी में ही आता है, लेकिन कुछ लोगों को तुरंत उससे सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आप उसको देखें, अगर आपको किसी तरह से नुकसान हो रहा है या किस समय आप खा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, तो उस समय आप टाल जाएं उसको। वो इसके अलावा जो गर्भवती हमारी बहनें हैं या जो स्तनपान कराने वाली बहनें हैं और
इनको जरूर पहले एक विशेषज्ञ से पूछना चाहिए। और कोई अगर पहले से किसी रोग से ग्रसित है तो उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे में उनका चने खाना सही है कि नहीं है। क्योंकि ये तो देखो चंचल बिटिया, किसी भी चीज के लिए है कि जो भी चीज आप खाते हैं, आपको अगर एलर्जी है तो वो चाहे अमृत हो तो आपको संभल के रहना है। हमारी रसोई में भी कितनी सारी चीजें होती हैं जो बहुत फायदा करती हैं, लेकिन इन्हें हम किसी एक चिकित्सा के विकल्प में बुआ नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। फायदा नुकसान समझ के खाएं और मजे करें। बुआ भी हम ये गाना सुन रहे थे, इसमें जो एक ध्वनि आ रही थी वो जो एक बजाते हैं, तो वो जो चित्र था ना इस गाने का पूरा वो मेरे सामने आ गया कि वो एक जो गाने की नायिका है वो कुछ बजाते हुए केवल तुम्हारे सामने नहीं, सबके सामने आ गया होगा, और पीछे डुक डुक करता एक खिलौना चल रहा है। 2 खिलौने हैं, तो बस बच्चों को ऐसे ही खिलौने बड़े लुभाते हैं। और जो पहला खिलौना बच्चों को दिया जाता है वो होता है झुनझुना, जिसे हर बच्चा खेलता है जी। और खिलौनों की बुआ बात करें तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि खिलौनों से अलग करके बच्चे को देखना संभव ही नहीं है। अरे जब तुम्हारी आंखों में इतनी चमक आ गई ये टुक 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 वाला खेल याद करके खिलौना, तो फिर तो मतलब सभी बच्चे हैं वैसे देखा जाए तो दिल से। और खिलौनों के लिए कहते ना, चाहे वो 1 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो या 1000 का, खिलौने का कोई मोल नहीं होता। बच्चा कितना खुश होकर उस खिलौने को स्वीकार करता है, उससे खेलता है, उसके साथ में एंजॉय करता है, ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये फर्क पड़ता है, क्योंकि मनोरंजन प्रदान करने के लिए खिलौने का उपयोग किया जाता है। यानी कि वो वस्तु है जिसकी जरूरत के बजाय अगर उसको देखा जाए तो आनंद के लिए खरीदा जाता है, खुशी के लिए खरीदा जाता है, और बच्चे उससे सीखते भी हैं, मनोरंजन भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। और ध्यान है बुआ, जब हम छोटे से थे तो कोई भी चीज हमें मिल जाए उसे हम खिलौना समझ लेते थे। अगर किसी ने थाली बजाई घर में तो हमें लगता था ये भी एक खिलौना है, तो थाली कटोरी से ही खेल लिए। बिल्कुल। और जब पहले बाजार से खिलौने नहीं ला पाते थे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अभावों में जीते हैं, कहीं कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत संपन्न परिवारों से हैं, लेकिन खिलौना तो सबके पास होता है। तो कोई मिट्टी के खिलौने से खेलता है, कागज के खिलौने से खेलता है, तो वहीं आज के दौर में बच्चे मोबाइल से भी खेलते हैं, प्लास्टिक के या चाबी के खिलौने भी होते हैं। जी हाँ, बहुत तरीके के खिलौने होते हैं। वैसे देखा जाए तो बच्चे भोले होते हैं, बहुत ही नादान कह सकते हैं, नासमझ कह सकते हैं, यानी कि दुनियादारी से अनजान होते हैं। यूं तो उन्हें नासमझ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये जो दुनियादारी है चालाकी वाली, उससे बहुत अनजान होते हैं। और बचपन के दिनों में वो खिलौनों के माध्यम से खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वैसे कह सकते हैं ना चंचल बिटिया की शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास भी खिलौनों के माध्यम से होता है। और बच्चों में जब धीरे धीरे समझ बढ़ती है तब उनके ऊपर जो है वो निर्भर भी हो जाते हैं कभी कभी खिलौनों के ऊपर। तो माता पिता और इन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ऐसे खिलौने दे कि उनका विकास अच्छा हो। अभी आपने कहा ना समझ बढ़ने लगती है, तो जब उन्हें समझ में आता है कि बाहर खिलौने वाला आवाज लगा रहा है तो बस वो मचलने लगते हैं खिलौने के लिए। बुआ सच में जब खिलौने वाला आता है तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं, और हर बच्चे की पसंद अलग होती है जी। तो कोई कैसे खिलौने लेना पसंद करेगा, कोई कैसे। और जब मिट्टी के खिलौने, पहले की मैं बात करती हूँ, मिट्टी के खिलौने होते थे, टूट जाए तो बच्चे बड़ा रोने लगते थे। और वैसे मिट्टी के खिलौनों की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती थी। और बच्चे जो हैं, जाहिर है कि बच्चों की जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे तुमने कहा ना कि अलग करके सोच ही नहीं सकते, तो जाहिर है चोली दामन का साथ है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो गर्मी छुट्टियों में रुई, कपड़े, इन सबसे बनी हुई गुड़िया होती थी, है ना। कागज के, रबड़ के, मोम, मिट्टी, प्लास्टिक के खिलौने भी खेले जाते थे, और अब बहुत सारे नए तरीके भी आ गए हैं। लेकिन ये जो बात है ना, जब गुड़ियों की बात आती है, जो सबने खेले होंगे, वो तो वो हवा में बुलबुले उड़ाना साबुन के पानी से, गुब्बारे से खेलना। पहले तो हम लोग खुद ही बनाते थे, फिर समझ में नहीं आता था ये कैसे बनता है, और किसी का बहुत अच्छा बनता था, किसी का कम बुलबुले उड़ते थे, तो वो गोले छोटे बनते थे, तो समझ में आता था कि पता नहीं इनका साबुन कुछ ज्यादा बेहतर वाला होगा। फिर कई बार है ना, पतंगों से पतंग उड़ाना, जब पतंग फट जाती है तो उसकी लकड़ी निकालकर धनुष बाण बनाना, ये खेल सबने बड़े खेले हैं। पतंग उड़ाना, चरखा चलाना, गेंद से खेलना, कठपुतलियां बनाना, वो लकड़ियों से या पुरानी चीजों से कठपुतली बनाकर खेलना। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले के दौर से लेके आज के दौर तक ये बड़े लोकप्रिय खेल हैं बुआ। जी हाँ। और गुड़िया कहते हैं लगभग कि 4000 साल पुराना माना जाता है ये जो खिलौना है, गुड़िया जिसे कहते हैं। हालांकि गुड़िया पे 2 पंक्ति बड़ी प्यारी से हमारे किसी साथी ने लिखकर भेजी है ना, और ये लिखते हैं कि लड़कियां खिलौना नहीं होती जनाब, पापा तो यूं ही प्यार से गुड़िया कहते हैं। क्या बात है। और हर घर में जब बच्ची होती है तो बहुत सारे लोग, बड़े बूढ़े लोग भी और पापा भी, मम्मी भी, उन्हें गुड़िया गुड़िया कहकर बुलाते हैं। और ऐसे में कई बार जो उनका
असल जो नाम है वो कहीं पीछे रह जाता है, बच्चों का नाम ही गुड़िया हो जाता है। भाई गुड़िया जैसे लगते ही हैं, गुड्डे गुड़िया जैसे बच्चे लगते हैं। और खास तौर से जब जब बच्चों को देखते हैं, यानी कि अगर आपके घर में 3 साल का बच्चा है और दूसरा नन्हा मेहमान आ गया है, तो उसके लिए वो खिलौना जो खुद अपने आप में खिलौना है, उसके लिए एक नया खिलौना आ जाता है, और वो भी जीवित, तो उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात होती है कि अभी जो हम खिलौना देख रहे थे, इसकी आंखें नहीं चलती हैं, हाथ पैर नहीं चलता है, और ये जो आया हुआ है इसकी तो आंखें भी हिल रही हैं और हाथ पैर भी चल रहा है, तो बड़े कौतूहल से देखता है ना। एक गुड़िया आया करती थी ना बुआ, जिसकी जब लिटाते थे तो वो आंखें बंद होती थी और जब उसको खड़ा करो तो वो आंखें खोल लेती थी। अरे ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है चंचल बिटिया, अब तो ऐसी आ गई जो गाना वाना गाती है, जो आप बोले वो बोलती है। बताओ। हाँ, जो चाबी से चलती हैं, और अब तो सेंसर वाले खिलौने आ गए हैं, रिमोट वाले खिलौने आ गए हैं, तो बहुत सारे खिलौने आ गए। लेकिन बच्चे को अगर कोई पुराना खिलौना ही पसंद है, चाहे उस खिलौने पे उसने बहुत सारे पेन से कुछ अलग अलग लिख डाला है, हाँ। उनके गुड़िया के बाल नोच डाले हैं, लेकिन अगर उसे वो खिलौना पसंद है तो चाहे कितनी भी नई गुड़िया उसके सामने ला के रख लो, वो पुराना खिलौने को जरूर ढूंढेगा कि मेरा वो खिलौना जिससे मुझे लगाव था वो कहाँ गया। और जब पापा बाहर जाते हैं तो लड़कियां हमेशा यही डिमांड करती हैं कि एक गुड़िया उनके लिए वो जरूर ले आए। जी, पप्पा गुड़िया भी लाते हैं। और जो तुमने आंख बंद करने वाली बात की, उससे चंचल बिटिया एक बात और याद आई कि जब वो गुड़िया लिटा दो और आंख बंद कर लेती थी, तब हम उसकी पलक उठा कर देखते थे कि ये आंख बंद कैसे हो जाती है, और ये सचमुच जाग रही है या सो गई है ना। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खिलौनों को तोड़ फोड़ कर देखने की आदत होती है कि इसके अंदर आखिर है क्या चीज। हाँ? तो एक बच्चा मेरे ध्यान में है, किसका है क्या है वो मैं नहीं जिक्र करूंगी। उसे गाड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। लड़का होगा जरूर, बिल्कुल। हाँ, यही होता है। क्योंकि लड़के ऐसे गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, या किचन के जो सेट आते हैं ना छोटे छोटे बर्तनों के, उनसे खेलना पसंद करती है। वही लड़कों को आदत होती है कि उनको तरह तरह की गाड़ियां या फिर मोटरसाइकिल, कार सब चाहिए, ऐसे चाहिए। तो वो कुछ दिन तक उस खिलौने से खेलने के बाद खिलौने को तोड़ के सबके पहिए निकाल के बड़े इकट्ठे करके खेलता था। टायर। तो हाँ, ओहो। और उसके पास इतने सारे तरह तरह के टायर इकट्ठे हो गए थे। हाँ। उसके जितने खिलौने थे, छोटी छोटी मोटरसाइकिल बोलो या बड़े ट्रक, टेम्पो, सब तरह की गाड़ियां उसके पास में थी, और सबके टायर उसने इकट्ठे कर रखे थे। तो ये अतरंगी शौक होते हैं बच्चों के कि वो किससे खेलना पसंद करते हैं। और इन सब तरह तरह के खिलौने होने के बाद भी कार अगर बनाना है तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पूरे बिस्तर पर बैठ के पीछे ढेर सारी अपने खुद तो बैठ गए सिंहासन जैसे, आगे तकिया रख ली और उसके ऊपर एक थाली ले आता था। हमारे एक मित्र का लड़का था, और उसको थाली पलट के रख लेता था और उसको स्टीयरिंग समझ के कार चलाते रहते थे वो हर समय जनाब। तो इस तरह से कार बना भी लेते थे। तो ये सब अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। और घर बनाना सबसे अच्छा खिलौना होता है, घर घर खेलना। बिल्कुल, यहीं से बच्चों की उनकी जो कौशल है, उनकी जो क्षमता है, उसका विकास होने लगता है। क्योंकि जब उन्हें हम कुछ बनाने वाले खिलौने देते हैं जिनको जोड़ तोड़ के बनाना होता है, या जैसे हमने कहा कुछ बच्चे जो तोड़ फोड़ के देखते हैं, आगे चल के हो सकता है कि वो कोई इंजीनियर बनने वाला जिज्ञासु होते हैं वो। और उम्र के हिसाब से हम उन्हें अलग अलग खिलौने दे सकते हैं। और वो जब वो सीखने समझने लगते हैं तो रंग बिरंगी तस्वीरों वाले खिलौने उनको दे सकते हैं। कुछ कहानियां उनसे जोड़कर सुनाकर उनको समझा सकते हैं। क्रिएटिव जो ब्लॉक के खिलौने होते हैं जिनसे वो कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। फिर अलग अलग फल, सब्जियां, पशु पक्षियों के चित्र जैसे खिलौने आते हैं, तो वो उन्हें देखकर उन्हें सिखा सकते हैं। और आजकल तो ऐसे भी आ रहे हैं कि सब्जी काट भी लेते हैं उसी में और फिर वो जुड़ जाती है वेलक्रोप के माध्यम से। लेकिन चंचल बिटिया, ये सारी बात हो गई खिलौनों की, और हमारे साथी ने हालांकि ये भी लिखा है कि बहुत महंगाई में लाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उस खिलौने को छोड़ के मोबाइल आदि खेलने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि पिता किस आर्थिक स्थिति से जूझता हुआ वो खिलौना लाया। लेकिन यहाँ पर ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए वैसा ही खिलौना लाएं कि अगर वो उसे खोल के देखना चाहें तो आप ज्यादा उन्हें डांटे ना, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चे होते हैं, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है कि ये 2 रुपए का है कि 2000 का खिलौना है, वो उससे आनंद लेते हैं। तो जैसे वो आनंद लेना चाहते हैं वैसे लेने दें। ऐसा ना हो कि जो आप खिलौना लाएं वो उसके लिए कहीं ना कहीं सजा का सबब बन जाए, है ना। और जब कोई खिलौना उनका टूट जाता है तो हम उन्हें सिखाएं कि भाई ये खिलौना ही था, टूट गया, यहाँ से जिंदगी की कोई चीज नहीं उनसे छूटी है, और रोना नहीं है इस खिलौने के पीछे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और बहुत प्यारी सी पंक्ति है। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम पढ़ना चाहेंगे चंचल बिटिया। कीचड़ फेंकने वाले लोगों ने उनके ऊपर जब किया तो उन्होंने कहा गया है, पग पग में कांटे बिछाया था, पग पग में कांटे बिछाया था, वो थी ऐसी वीरांगना जिसने डटकर मुकाबला कर विरोध जताया था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का लेकर झंडा जिसने उठाया था, ज्योतिबा फुले की थी अर्धांगिनी, सावित्री फुले नाम को पाया था। क्या बात है। तो उन्हें हम फिर से नमन करते हैं और कार्यक्रम से विदा लेते हैं। चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।